हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु शर्मा और मेरे इस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा जो शिक्षक से संबंधित है, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो या फिर अन्य फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अधिकतर सभी परीक्षाओं के अंदर इसमें से हमेशा एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक की, जो इसका नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। एक विद्यालय परिवेश के अंदर, शिक्षा के अंदर बालक के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कितना महत्व है, इसकी क्या भूमिका होती है और एक विद्यालय में किस तरह से बालक का यह मूल्यांकन किया जाता है, इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस तरह से कार्य करता है और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता क्या है, तथा विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता है। इन सभी पहलुओं पर आज हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और आप अंत तक इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हुए समझते हुए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है उसका इतिहास क्या है। तो देखिए, वर्ष 2009 के अंदर जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है आरटी, उसके तहत मूल्यांकन की एक प्रक्रिया के साथ ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन एवोल्यूशन कहते हैं, उसको इस प्रक्रिया को अपनाया गया। मूल्यांकन का ये जो दृष्टिकोण है, ये कक्षा 6 से जो 10वीं तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये उपयोगी होता है, या उनके लिए इसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। और ये जो प्रस्तुत किया गया, ये राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों बोर्डों के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। अब हम बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसमें तीन शब्द हैं। पहला शब्द है सतत, दूसरा है व्यापक और तीसरा है शब्द है मूल्यांकन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। देखिए, मूल्यांकन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है मूल्य और दूसरा होता है अंकन, अर्थात मूल्यों का अंकन करना ही मूल्यांकन है। अब हम बात करते हैं मूल्य किसे कहते हैं। कि मूल्य होते हैं गुण। मूल्य का देखा जाए तो मूल्य गुण होते हैं कि एक बालक विद्यालय के अंदर या फिर अनुभव से, सामाजिक वातावरण में या फिर प्रशिक्षण के द्वारा जो गुण प्राप्त करता है, और उन गुणों के माध्यम से निर्णय लिया जाता है कि बालक ने अपने विद्यालय परिवेश के अंदर या कितना सफल रहा, कितना असफल रहा, कितनी उसने प्राप्त की सफलता उसमें। इन सब का पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से लगता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन के द्वारा बालक के गुणों का पता लगाया जाता है, या बालक के गुणों में को कितनी प्राप्ति हुई है, इसका निर्णय लिया जाता है। तो वास्तविक अगर शब्द की दृष्टि से देखा जाए तो इसका वास्तविक अर्थ होता है निर्णय लेना या क्षमता का पता लगाना। अब दूसरा शब्द है इसमें व्यापक। तो देखिए, व्यापक शब्द जो है ये अपने आप में एक विस्तृत पहलू है या व्यापक दृष्टिकोण है। इसके अंदर बालक के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो बालक के शैक्षिक पहलू हो, चाहे वो बालक के सह शैक्षिक पहलू हो, विद्यालय के अंदर हो सकता है या फिर विद्यालय के बाहरी वातावरण का परीक्षण हो सकता है। और इसके साथ ही व्यापक में हम बात करेंगे कि इसका जो मूल्यांकन का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। मूल्यांकन न केवल बालक का होता है, बल्कि मूल्यांकन एक शिक्षक का भी होता है, एक अभिभावक के लिए भी मूल्यांकन होता है, एक समाज के लिए भी मूल्यांकन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की जो अवधारणा है एक बहुत व्यापक अवधारणा है, विस्तृत अवधारणा है। इसमें बालक के सभी पक्षों या सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और एक शब्द है उसमें सतत। तो देखिए, सतत का मतलब होता है लगातार या निरंतर।
यानी मूल्यांकन एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। इसके माध्यम से जो बालक होता है उसका समय समय पर आवश्यकता के अनुसार परीक्षा ली जाती है, उसका टेस्ट लिया जाता है और उसकी प्रोग्रेस या उसकी सफलता कितनी अर्जित की इसका पता लगाया जाता है, उसको कितना अधिक हुआ इसका पता लगाया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलता रहता है। आवश्यकता के अनुसार बालक का मूल्यांकन किया जाता है समय समय पर, फिर उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है और बालक फिर आगे की कक्षा में उसका चयन होता है। तो इस तरह से मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है और मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी बालक के गुणों का पता लगाया जाता है कि उसने गुण कितने प्राप्त किए, कितने उसने अर्जित किए, इसके माध्यम से निर्णय लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। देखिए, मूल्यांकन के उद्देश्य ये है कि बालक का विद्यालय के अंदर सभी पहलुओं का, हर पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए, चाहे वो शैक्षिक पहलू हो, चाहे वो सह शैक्षिक पहलू हो, चाहे बालक के ज्ञान का मूल्यांकन हो, बालक के भावों का या व्यवहार का मूल्यांकन हो सकता है, बालक के कार्यों का मूल्यांकन हो सकता है, बालक के कौशल का मूल्यांकन हो सकता है। तो इस तरह से मूल्यांकन के द्वारा बालक के हर पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगला उद्देश्य इसका ले सकते हैं हम कि सीही के द्वारा बच्चों के तनाव को कम करना होता है, कि इसका एक अगला उद्देश्य ये है कि इसके माध्यम से जो बालक है, जो बालक डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, बालक परीक्षा को लेकर के जो भयभीत हो जाता है, वो अपने आप में बहुत तनाव महसूस कर लेता है, अपने आप को एक भार समझ लेता है। तो इस भार को कम करने के लिए भी एक बालक का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया, जिसके माध्यम से कि बालक के न केवल ज्ञानात्मक बल्कि उसके व्यवहार और उस सामाजिक परिवेश में उसका क्या व्यवहार है इसका भी अध्ययन किया जाए, इसका भी मूल्यांकन किया जाए। तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से बालकों के अंदर जो तनाव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला उद्देश्य है कि मूल्यांकन व्यापक है और नियमित बनाना है। मूल्यांकन एक व्यापक है, इसके माध्यम से बालक के, आपको पहले बताया कि उसके ज्ञान का पता लगेगा, उसके भावों का पता लगाया जा सकता है, उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है, उसके कार्यों का पता लगाया जा सकता है और उसके कौशल का पता लगाया जा सकता है। तो इसलिए मूल्यांकन व्यापक है और नियमित भी है, क्योंकि मूल्यांकन समय समय पर एक बालक का किया जाता है, उसकी प्रोग्रेस का पता लगाया जाता है। आगे बात करें, रचनात्मक शिक्षण के लिए भी शिक्षण को स्थान देना। रचनात्मक शिक्षण होता है कि इसको, जब बालक कोई कार्य कर रहा है तो कार्य के साथ साथ उसका मूल्यांकन किया जाए कि उसका ये कार्य अच्छा है या नहीं है, या फिर उसको इस कार्य में कितनी सफलता मिली, या फिर वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो एक शिक्षक समय समय पर, अध्यापक जो है वो छात्रों के साथ साथ में भी उसका अधिगम का मूल्यांकन करता रहे, इसको भी इसमें स्थान देने के लिए इसका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया गया। अब बात करते हैं निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये एक शिक्षक को निदान और उपचार का साधन देता है कि बालक के सामने जो समस्या आती है या बालक की जो समस्या है उन समस्याओं का पता लगाना और फिर उन समस्याओं का समाधान करना, ये क्या होता है, उपचार। तो ये भी वो क्या नाम से सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है कि वृद्ध कौशल वाले शिक्षार्थी का निर्माण करना। एक ऐसे शिक्षार्थियों का निर्माण करना जो सभी कौशलों में क्या हो, निपुण हो, या फिर सभी कौशलों में दक्ष हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जो बालक सभी कौशलों में दक्ष नहीं है तो उन बालकों को दक्ष बनाना। ये भी एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। आगे हम बात करें तो अगला है इसका उद्देश्य कि अगले इसके उद्देश्य और भी हो सकते हैं कि जैसे शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को एक शिक्षार्थी केंद्रित गतिविधि बनाना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है इसका मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य यही है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बाल केंद्रित बनाया जाए, न कि शिक्षक केंद्रित। बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता, बालक के स्तर के आधार पर उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए। तो यह जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है ये बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देता है। आगे बात करते हैं कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग माना जाता है,
कि मूल्यांकन जो प्रक्रिया है वो शैक्षिक प्रक्रिया मानी जाती है या शैक्षिक प्रक्रिया का ही एक अंग माना जाता है, क्योंकि जब बालक है शिक्षा ग्रहण करता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद उसने कितने स्तर तक या कितनी क्षमता तक उसने उसको ग्रहण किया, उसको कितना अधिगम हुआ, इसका पता हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही लग जाता है। तो इसलिए मूल्यांकन को शैक्षिक प्रक्रिया का अंग माना जाता है। ध्वनि निर्णय लेना शिक्षार्थी के विकास का, उसकी अधिगम प्रक्रिया का, उसकी अधिगम गति का, उसके अधिगम परिवेश के लिए भी समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है कि बालक ने कितना सीखा, किस गति से सीखा और बालक का कितना विकास हुआ, इसका भी हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से पता लग जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक अगला उद्देश्य ये भी हो सकता है कि शिक्षार्थी स्वयं का भी मूल्यांकन करता है कि मुझे कितनी सफलता मिली या फिर मैं उस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा, मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता है। ये एक बालक स्वयं भी अपना मूल्यांकन इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से पता कर सकता है। निदान एवं उपचार के माध्यम से उपलब्धि में सुधार करना कि जब एक बालक को उसकी समस्या का पता लग जाएगा, उसके कारणों का पता लग जाएगा, उसके आधार पर शिक्षक क्या करेगा, उस समस्याओं का समाधान करेगा, उन समस्याओं का उपचार करेगा और इसके आधार पर जब बालक की समस्या होगी, समाधान होंगे तो फिर क्या होगी, उनकी समस्या दूर हो जाएगी। इस तरह से बालक की जो उपलब्धि है उसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके कार्य क्या है। तो देखिए CCE जो है उसके कार्य ये है कि एक शिक्षक जो है वो अपनी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको प्रभावी बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है। दूसरा इसका कार्य ये हो सकता है कि जो कमजोर विद्यार्थी है उनके पता लगाना और फिर इसके माध्यम से उनकी जांच करते हुए उनका उपचार करना, ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का कार्य है। अगला है कि छात्र की क्या शक्ति है, क्या योग्यता है, छात्र में कितनी क्षमता है या फिर छात्र में क्या कमी है, इसका भी पता हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से लग जाता है। आगे बात करते हैं। अब है जैसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में भी मदद करता है। यानी जो प्रणाली है, यदि वो प्रणाली छात्रों के लिए सक्सेसफुल है या नहीं है, यदि वो सक्सेसफुल है तो उसको आगे दोहराया जाए, यदि वो सक्सेसफुल नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए। तो ये जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसको भी पहचानने में कारगर सिद्ध होती है कि जैसे एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान यदि उसके बालक उससे सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये उसके अच्छी प्रणाली है या अच्छी विधि है। लेकिन यदि बालक उससे नहीं सीख पा रहे हैं तो उसे अपनी प्रणाली या अपनी विधि में परिवर्तन करना चाहिए। तो ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से एक विद्यार्थी और एक शिक्षक दोनों को पता लग जाता है। आगे हम बात करते हैं कि इसके माध्यम से शिक्षार्थी को अपनी शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ बाहरी वातावरण में उसके क्या प्राप्त किया है, क्या अर्जित किया है, इन दोनों की प्रगति का भी पता लग जाता है और इन दोनों की प्रगति के आधार पर एक बालक का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है कि वो बालक भविष्य में किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इसके माध्यम से एक जो बालक के क्षेत्र या कैरियर के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, उसका पता लगाने के लिए भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की आखिर विशेषता क्या है, किस विशेषता क्या है इसकी, वो बात करते हैं। देखिए इसकी विशेषता यह है कि पहला जो इसमें शब्द है वो है सतत। आपको पहले ही पता है सतत का मतलब होता है लगातार या निरंतर। समय समय पर एक विद्यालय के अंदर एक बालक का समय समय पर जो परीक्षा ली जाती है, परीक्षण ली जाती है और उसके माध्यम से उस बालक को प्रतिपुष्टि दी जाती है कि आपने जो कार्य किया वो अच्छा है या नहीं है, सफल है या असफल है। इसलिए एक बालक का समय समय पर क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आवधिक पहलुओं पर ध्यान रखता है और इसकी एक अवधि होती है, निश्चित समय होता है जिसके अंदर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता मानी जाती है। अगला है व्यापक। देखो व्यापक जो है वो अपने आप में क्या है, सर्वांगीण है। पहले मैंने आपको बता दिया कि इसके माध्यम से न केवल बालक की शैक्षिक बल्कि उसकी सह शैक्षिक, उसके सामाजिक वातावरण, उसके व्यवहार का भी मूल्यांकन किया जाता है, उसके सामाजिक वातावरण का, उसके सामूहिकात्मक विकास भी हो जाता है। तो इसके माध्यम से बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का विकास होता है। इसलिए यह जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है ये एक व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया मानी जाती है क्योंकि यह बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देती है। आगे बात करते हैं कि शिक्षार्थी के शैक्षिक के साथ साथ सह शैक्षिक मूल्यांकन पर भी बल देता है। आपको पहले बता दिया, जैसे उसके पाठ्यक्रम से संबंधित हो सकती है, विषय वस्तु से संबंधित हो सकती है, बालक के जीवन कौशल से संबंधित हो सकती है,
बालक के सह पाठ्यक्रम की जो गतिविधि है उससे संबंधित हो सकती है, बालक की खुद के विचार या खुद के दृष्टिकोण हो सकते हैं। इन सभी का शिक्षा के साथ साथ एक बाहरी वातावरण का या शैक्षिक गतिविधियों का भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से क्या किया जाता है, बालक का मूल्यांकन किया जाता है। और इसके माध्यम से ये भी पता लगाया जाता है कि बालक के लिए जो तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, यदि वो सही है या नहीं है, या उसके माध्यम से बालक का आकलन किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, ये भी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता है। आगे बात करते हैं कि विद्यालय के अंदर इसकी क्या विशेषता हो सकती है, विद्यालय में इसका कैसे उपयोग किया जाता है, तो और इसके क्या प्रभाव मिले। तो देखिए, विद्यालय के अंदर ये जो प्रणाली है, ये जो परंपरागत जो प्रणाली है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले विद्यालय के अंदर प्रतिशत, एक बालक का प्रतिशत दिया जाता था कि उस बालक ने इस कक्षा के अंदर कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। लेकिन जैसे ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आया, उसके बाद में इस सिस्टम में ये प्रभाव या परिवर्तन लाया गया कि बालक के जो प्रतिशत है उसको ग्रेड में बदला जाए, कि बालक को एक ग्रेड दिया जाए ताकि अन्य जो बालक है उसमें क्या नहीं आए, हीनता की भावना नहीं आए, अपने आप को कमजोर आंकने की भावना नहीं आए। तो ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की देन है। तो इससे क्या होगा कि जो परंपरागत प्रणाली है उसकी तुलना में प्रभावी होगी, प्रभावशाली होगी, और एक बालक को न केवल ज्ञानात्मक बल्कि उसके भाव, उसके क्रिया, उसके कौशल का भी पता लगेगा। तो ये एक बालक के लिए व्यापक स्तर पर उसकी मूल्यांकन करने में कारगर सिद्ध होती है। आगे हम बात करें कि इससे शिक्षार्थी को अधिगम और विकास दोनों में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, कि उसने किस क्षेत्र पे कितना विकास किया उसका, और किस क्षेत्र में उसका विकास हुआ है या नहीं हुआ, इसका पता लगता है। दूसरी बात, बालक ने कितना सीखा, इसका भी पता इसके माध्यम से लग जाता है। बात करें कि एक बालक आगे चलकर किस क्षेत्र में दक्ष हो सकता है या किस क्षेत्र में वो सफलता अर्जित कर सकता है, तो उसके कैरियर का भी पता हमें इससे पता लग जाता है, क्योंकि ये व्यापक स्तर पर मूल्यांकन होता है। आगे बात करते हैं कि ये क्या है, एक अत्याधुनिक प्रणाली है और इसके माध्यम से पारदर्शिता रहती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में पारदर्शिता रहती है, और यह जो पारदर्शिता है वो केवल न केवल शिक्षार्थी के लिए बल्कि एक शिक्षक के लिए भी जरूरी है। इसके माध्यम से एक शिक्षक का भी मूल्यांकन हो जाता है, साथ ही साथ समाज का भी मूल्यांकन हो जाता है कि बालक किस वातावरण में रहता है, किस परिवेश में रहता है, इसका भी पता लग जाता है। साथ ही साथ उसके अभिभावक का भी मूल्यांकन होता है। तो न केवल शिक्षार्थी का मूल्यांकन बल्कि उसके शिक्षक का भी मूल्यांकन होता है, साथ ही साथ बालक के जो अभिभावक होते हैं उनका मूल्यांकन होता है, और बालक का स्वयं का मूल्यांकन होता है। अब देखिए कि शिक्षक का मूल्यांकन किस तरह से होता है। देखिए, शिक्षक का मूल्यांकन इस तरह से होता है कि यदि एक शिक्षक बालक को पढ़ा रहा है और जिस विधि से या जिस तरीके से बालक ने पढ़ाया, अगर बालक उसकी जो शिक्षा को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, अधिगम कर लेते हैं, तो शिक्षक को अपने शिक्षण प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। यदि वो बालक नहीं सीख पाते तो शिक्षक को अपनी शिक्षण प्रणाली में भी बदलाव करना चाहिए ताकि सभी बालक का विकास हो सके। इसके अलावा एक शिक्षक के लिए इस तरह भी मूल्यांकन जरूरी है कि शिक्षक उसके माध्यम से क्या करता है कि बालकों का वर्गीकरण कर देता है, विभेदीकरण कर देता है कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा औसत बालक है और कौन सा मंदबुद्धि बालक है। अब बालक शिक्षक क्या करेगा, बालक के जो स्तर है या बालक की जो कैटेगरी है उसको ध्यान में रखते हुए उसके शिक्षण पर फोकस करेगा ताकि सभी बालकों का क्या हो सके, विकास हो सके, सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके। तो इस तरह से न केवल शिक्षक का बल्कि शिक्षार्थी का भी दोनों का इसके माध्यम से मूल्यांकन होता है। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।